करते हैं और जो उनका सिखाने का तरीका कैसा है। सिखाने का तरीका थ्रू आउट द क्लास आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप जो यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ, वो सुन के आप पेपर में ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह एक चीज़ आपको देखना है। दूसरा अभी मैं दिखा देता हूँ, जो ड्राइंग हम करवाते हैं, जो डेमो क्लास पे एंड प्राइवेट क्लास पे, उसमें कैसा क्वालिटी का ड्राइंग स्टूडेंट को मैं सिखाता हूँ, वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। कुछ डेमो काम मैं दिखाता हूँ, ये सभी मेरे पर्सनल वर्क्स हैं, खुद के किए काम हैं। और यहाँ पर जो भी क्लास के हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। जो हमारा प्राइवेट क्लास चलता है उसमें जो भी क्लासेस चलते हैं उसमें कौन कौन से पोर्ट्रेट बनाए हैं वो भी मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बता दूंगा, और जो मेरे खुद के पर्सनल बनाए हुए हैं उसको भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले ये भी क्लास का है। देखिए, क्लास में हम बहुत तरह के पोर्ट्रेट सिखाते हैं। जैसे ये एक ओल्ड मैन का हो गया, बहुत जो बूढ़े इंसान है। इसमें सीखने का क्या होता है, इसमें डिटेलिंग सीखने का बहुत स्कोप होता है। जो स्किन का डिटेलिंग है, जो हेयर का डिटेलिंग है, वो प्रॉपर्ली कैसे किया जाता है, दैट्स अ वेरी नॉलेजेबल थिंग, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, जो हल्के फेसेस होते हैं, जो स्मूथ फेसेस होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हर किसी पोर्ट्रेट में अलग-अलग तरीके का पोर्ट्रेट हम चूज़ करके जब हम उसको ड्रॉ करते हैं, तब एक ऑल राउंडिंग हमारा एक नॉलेज डेवलप होता है, ताकि हम कोई सा भी पोर्ट्रेट बना पाए। डर खत्म करना चाहता हूँ आप लोगों के अंदर से कि कोई अगर पोर्ट्रेट आप लोग देखें, वो पोर्ट्रेट देखते ही आपके मन में ये ना हो कि ये कैसे हो पाएगा। ठीक है? आपके मन में मतलब ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाएगा कि जो प्रोसेस है वो आप धीरे-धीरे कैसे करके जो उसको ठीक से बनाएँगे। ठीक है? मैं एक-एक करके थोड़ा जल्दी दिखा देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल जो क्लास है उसको हम शुरू करेंगे। जो भी शेडिंग है, डिटेलिंग है, वो आप सभी देख सकते हैं। वो सभी तरीके का काम आप लोगों को सिखाया जाएगा थ्रू आउट द क्लास। थोड़ा जल्दी मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये एक बेबी फेस है, ये भी हमने क्लास में कराया था। इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन इसमें चैलेंजिंग पार्ट क्या है कि इतने बड़े जगह पे एक शेडिंग को मेंटेन रखना, मतलब यहाँ पर डार्क है हल्का-सा और यहाँ पर जो चेंज है, इन दोनों के अंदर जो फ़र्क है वो बहुत ही कम है। अब इस कम फ़र्क को बहुत ही ध्यान से काम में बरकरार रखना, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है, जिसमें स्मूथ फेस का काम जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, एज़ वेल एज़ जो डिटेल वाला काम है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। दिस टूक मी वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इसमें। ठीक है, ये एक जो वेट फेस है आप देख सकते हैं, पानी का जो यहाँ पर जो इफ़ेक्ट है वो भी कैसे बहुत ही जो एक्यूरेटली किया गया है, क्योंकि उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक जो वाटर होता है, वाटर का जो इफ़ेक्ट है वो किस लिए वो वाटर दिखता है एक जो फ़ोटो के ऊपर, वो भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे करके घुमा-फिरा के हम डिफरेंट काइंड का पोर्ट्रेट बनाते हैं। जो इसमें आप लोग देख सकते हैं फेस प्लेन है, प्लेन भी नहीं बोलूँगा, यहाँ पर भी चैलेंजेस है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्या है, दिस इज़ अ सेलिब्रिटी फेस। तो सेलिब्रिटी फेस में गलती होने का जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम रखना पड़ता है, क्योंकि पता चल जाता है अगर कोई गलती होता है तो। तो वो एक चैलेंजिंग फैक्टर है। दूसरा जो इनका हेयर है वो आप देख सकते हैं। जो इनका हेयर मुझे फ़ोटो में बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा यही करवा लेते हैं। तो इसमें जो हेयर का नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा मिला है कि जब कोई हाइपर रियलिस्टिक या फिर बहुत ज़्यादा असली जैसा हेयर आप लोगों को बनाना है, तब आपको किन-किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। तो जो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, टोटली जो फ़ोकस है वो ज़्यादातर ज्वेलरी और साड़ी के ऊपर है, क्योंकि इसमें डिटेलिंग ज़्यादा है और इन चीज़ को फ़ोटो जैसा देख के कैसे हम उसके जैसा बना सकते हैं, किस प्रोसेस के साथ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम थ्रू आउट द क्लास यहाँ पर स्टूडेंट्स को बता देते हैं। यहाँ पर एक काम है और एक लास्ट ये वाला काम है। थैंक यू ईश्वर जी, थैंक यू।
अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा-सा जो भी हमने फ़ोटो चूज़ किया है, उसके ऊपर काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस डेमो क्लास। इस डेमो क्लास का पर्पस है कि आपको समझ में आए कि यहाँ पर सिखाने का तरीका कैसा है, और जो खुद ड्रॉ करवाते हैं, मतलब मैं, वो खुद कैसे ड्रॉ करते हैं, और उनका सिखाने का तरीके को पकड़ के आप खुद उसे पेपर पे कर पा रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, पूरा नहीं कर पाएँगे, है ना? पूरा अगर कर पाते तो सभी लोग एक क्लास में ही सभी कुछ सीख जाते, राइट? इसलिए क्या है, कुछ चीज़ आप लोगों को खुद भी करना होगा, जिसको एक्सपीरियंस बोला जाता है। एक्सपीरियंस आपको खुद ब खुद यहाँ पर गेन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा, और एक साथ बने रहेंगे तो ज़रूर सीख जाएँगे। सभी कोई यहाँ पर सीख पाएँगे, ऐसा जो लेवल का जो ड्राइंग मैंने आप लोगों को दिखाया, वो सभी लोग कर पाएँगे, उसमें कोई भी दोहराई नहीं है। 1 सेकंड, मैं वो जो फ़ोटो है उसको अलग कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू जो एंथनी जी, थैंक यू, जो आशीष जी, थैंक यू, है ना? थैंक्स अ लॉट। सभी लोग बना पाएँगे, कोई भी मुश्किल नहीं है, बस खुद से बोलना है कि मुश्किल नहीं है। प्रोसेस को जानना और उसे ठीक से बनाना, प्रोसेस अगर आप लोग यहाँ पर जान गए तो मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ ड्राइंग नहीं, कोई भी चीज़ होगा अगर आप प्रोसेस जान गए, है ना? एक ही प्रोसेस को जब आप बार-बार यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको वो चीज़ उतना मुश्किल नहीं लगता। तो इसीलिए एक्सपीरियंस डेवलप करना मतलब बहुत ज़्यादा काम करना उस प्रोसेस को पकड़ के, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर को थोड़ा फिक्स कर लेते हैं इस जगह पे। पेंसिल, पेपर एंड जो इरेज़र, मैं कुछ नए टूल्स मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए ये चीज़ जो मैं अभी बता रहा हूँ। पेपर, पेंसिल और इरेज़र, ये 3 चीज़ अगर आपके पास है, आप लोग क्लास कर सकते हैं। लेकिन मैं क्लास चलते हुए जब ये आँख में ड्रॉ करूँगा, उसके बाद शेड करूँगा, तो बहुत सारे नए-नए टूल्स मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है? जो आपने शायद पहले नहीं देखा हो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल घबराइएगा मत, क्योंकि मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि राइट टूल और राइट गाइडेंस अगर आपके पास है, तो एक तो एक अच्छा क्वालिटी का ड्राइंग बनाना कितना ईज़ी हो जाता है। कितना सिंपल हो जाता है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ड्राइंग में जब हम काम शुरू करते हैं, द फर्स्ट वर्क वी डू इज़ आउटलाइन। सबसे पहले आउटलाइन बनाने के लिए हम जो पेंसिल यूज़ करेंगे, वो सबसे हल्का वाला पेंसिल यूज़ करेंगे। जिनके पास एक ही पेंसिल है, वो लोग जो उसी पेंसिल के साथ ही काम करेंगे, लेकिन जिनके पास डिफरेंट ग्रेड्स के पेंसिल है, अब इसका मतलब क्या है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। डिफरेंट ग्रेड्स के पेंसिल का मतलब है, पेंसिल का डार्कनेस चेंज होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल देके बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पेंसिल के पीछे, खैर थोड़ा-सा मिट गया है, इस पेंसिल के पीछे 2B लिखा है। इस पेंसिल के पीछे यहाँ पर 2B लिखा है, और इस पेंसिल के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर 8B लिखा है। तो इनका फ़र्क क्या होता है, 2B पेंसिल बहुत हल्का होता है, और जितना ग्रेड बढ़ता रहता है, उतना पेंसिल का जो डार्कनेस है, वो भी धीरे-धीरे बढ़ता रहता है। फिर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन हो सकता है, सर इसका जो रीज़न क्या है? जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। जिनको नहीं पता मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो 2B पेंसिल है वो हल्का होता है, और जो 8B पेंसिल है वो थोड़ा-सा डार्क होता है। अब इसका रीज़न क्या है, जब हम यहाँ पर काम करते हैं, तब आपको कोई जगह अगर डार्क करना हो, जैसे जब हम शेड करेंगे, तब शेड को ठीक करने के लिए जब हम पेंसिल को यूज़ करेंगे, तब जो भी डार्क जगह है उसको हम हल्के पेंसिल से बिल्कुल नहीं बना सकते। ठीक है? हल्के पेंसिल से जब ये सब डार्क जगह बनाने का कोशिश करेंगे, तब हमें आइदर क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसके कारण पेपर डैमेज हो सकता है। तो पेपर को ना डैमेज करते हुए अगर हमें इतना डार्कनेस लाना है काम में, तो हमें एक डार्क पेंसिल यूज़ करना पड़ेगा। ये सभी जो है ये ड्राइंग पेंसिल्स है, हम नॉर्मल लिखने के लिए ये सब पेंसिल्स बिल्कुल नहीं यूज़ करते। तो इसी कारण से डिफरेंट ग्रेड्स के पेंसिल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले आउटलाइन बनाने के लिए आपके पास जो सबसे हल्का वाला पेंसिल है, जो मैं सजेस्ट करता हूँ, 2B पेंसिल, ठीक है? जो पेंसिल जो सिंगल पेंसिल आप लोग यूज़ करें, नॉर्मल जो यहाँ पर शॉप में मिल जाता है फॉर राइटिंग पर्पस, वो तो नॉर्मली आप जो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो अगर आपके पास है, और नहीं तो अगर डिफरेंट ग्रेड्स के पेंसिल है, तो आप 2B पेंसिल चूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग आउटलाइन। आउटलाइन जब बनाएँगे,
अब देखिए, जो आउटलाइन के लिए हम हल्का पेंसिल क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि आउटलाइन एक बहुत ही डेलिकेट काम होता है और मेरे मुताबिक सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। क्योंकि जब जब आप ये वाला आँख बनाएँगे, तब आँख का अगर आउटलाइन ही सही ना बने, तो वो आँख दिखेगा कैसे? ठीक है? तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आउटलाइन, उसके बाद शेडिंग आता है। शेडिंग, डिटेलिंग और डिटेलिंग सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना है कि जो जिसका आप ड्राइंग बना रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर आप ठीक-ठाक बना पा रहे हैं कि नहीं, जो हम यहाँ पर आउटलाइन कहते हैं। तो आउटलाइन को बनाने के लिए हम हल्का पेंसिल इसीलिए यूज़ करेंगे क्योंकि अगर कोई भी गलती हो जाता है, तो हम उसे आसानी से मिटा पाएँ और पेपर के ऊपर भी उतना कुछ प्रेशर ना पड़े। ओके? तो अब हम क्या करेंगे? जस्ट अ सेकंड। कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग चैट में पूछ सकते हैं। एनी टाइम जब आपको लगे कि कुछ क्वेश्चन पूछना है, आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर देखते रहता हूँ चैट बॉक्स जो है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड कर दूँगा कि सही जो उत्तर क्या है। क्योंकि इसको घुमा लेते हैं। अब आउटलाइन जब हम शुरू करेंगे, आई गेस विज़िबल है सब कुछ ठीक-ठाक। सबसे पहले हमें इस आँख का लेंथ पता करना है कि लंबाई में ये आँख कितना है। लेंथ पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 2 पॉइंट यहाँ पर बनाएँगे। शुरू में एक पॉइंट और जितना बड़ा हम आँख बनाना चाहते हैं, उतना बड़ा एक थोड़ा-सा अपने अंदाज़े से एक दोनों पॉइंट दे दीजिए। दोनों पॉइंट जो है वो आपको देना है। अब आप बोलेंगे सर ये कितना छोटा या फिर कितना बड़ा करें? आपको जितना साइज़ का ड्राइंग बनाना है और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा बहुत छोटा भी मत बनाइए क्योंकि आप देख ही नहीं पाएँगे आप किस पे काम कर रहे हैं और ज़्यादा बड़ा भी मत बनाइए कि आप एक क्लास में कुछ एक खत्म ना कर पाएँ उस पर। ठीक है? टोटल खत्म ना करना वो एक ठीक है, लेकिन कुछ एक यहाँ पर एंडिंग की तरफ जाना ताकि आपको भी थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन आए कि आप आज क्लास से कुछ सीखे। तो इसीलिए जो ड्राइंग का साइज़ है वो थोड़ा-सा मीडियम रखना है ताकि आप आज के अंदर ही उसे कंप्लीट कर पाएँ। अब हम क्या करेंगे इसका लेंथ पता करने के बाद, जो कोई भी रैंडम सा एक साइज़ होगा जो आपको अच्छा लगता है, उसके बाद हम इसका ब्रेडथ पता करेंगे। ब्रेडथ मतलब जो चौड़ा वाला पोर्शन है, ये कितना आर्क जो है, ये कितना ब्रेडथ में कितना ज़्यादा है। वो हम कैसे पता करेंगे? सिंपली हम क्या करेंगे, आँख के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक इमेजिनरी लाइन सोचेंगे कि यहाँ पर एक लाइन है। इस पॉइंट मतलब शुरू से आखिर के पॉइंट में एक बीच से एक सीधा लाइन गया है, वो हम थोड़ा-सा सोच लेंगे पहले। ठीक है? फिर उस लाइन को यहाँ पर बनाएँगे। बनाने के बाद आपको देखना है कि वो लाइन अगर यहाँ पर होता, तो ऊपर का जो जगह है, जहाँ तक आप बनाना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा दूर होता। और ये जो नीचे का जगह है वो उसके थोड़ा-सा कम होता। मतलब जो ऊपर का पोर्शन है वो ज़्यादा वाइड होता है, नीचे का पोर्शन थोड़ा-सा कम वाइड होता है जब हम इस लाइन के हिसाब से इसको देखेंगे। कहीं पर भी अगर समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होता है, मुझे तुरंत पूछ लेंगे, मैं फिर से समझा दूँगा और भी सिंपल करके। ये जो लाइन है, इसके ऊपर वाला जो जगह है, जब हम ब्रेडथ को पता कर रहे हैं कि इतना जगह मतलब एक्चुअली हमारे पेपर पे कितना हम पॉइंट करेंगे, 2 पॉइंट। बीच में एक लाइन खींचने के बाद हम थोड़ा-सा यहाँ पर काल्पनिक वे में मतलब जो इमेजिनरी जो वे में हम यहाँ पर देखेंगे, इसके ऊपर वाला जो जगह है वो कितना ऊपर है। अब थोड़ा-सा एक इमेजिन करके एक लाइन यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ से लाइन ऐसा है, तो इसके ऊपर काइंड ऑफ इस जगह के आस-पास इसका ऊपरी भाग मैक्सिमम ये ऊपर तक गया है। ये ऊपर वाला लाइन हम छोड़ देते हैं और नीचे हम देख सकते हैं इस लाइन से थोड़ा-सा पास ही है। ओके? तो आपको ये जो लेंथ एंड ब्रेडथ का जो पॉइंटिंग्स है, ये आपको थोड़ा-सा इमेजिनरी वे में पहले करके रखना है। मैं ये जो इमेजिनरी वर्ड क्यों बार-बार यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब पॉइंट्स जो है फिक्स नहीं है। जब हम जो इस पे आउटलाइन बनाना चालू करेंगे, ये भी हो सकता है कि थोड़ा-सा ऊपर चला जाए लाइन के या फिर जो भी पॉइंट हमने बनाया है, उससे थोड़ा-सा दूर या फिर थोड़े पास चले आएँ। लेकिन एक खाली पेपर से शुरू करने से अच्छा अगर आप थोड़ा-सा कुछ मार्किंग कर लें, तो आपका जो एक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ड्राइंग का, वो बहुत अच्छे से बनेगा। है ना? सभी लोग समझ गए ध्यान से? अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मैं ये चीज़ बार-बार बता रहा हूँ, जो मुझे ज़रूर यहाँ पर पूछिएगा।
अब हम यहाँ पर आउटलाइन बनाना चालू करेंगे। आउटलाइन बनाने से पहले मैं छोटे से बता देता हूँ कि पेंसिल को होल्ड कैसे करना है। पेंसिल को आप पूरा सामने से ऐसे होल्ड नहीं करेंगे। जब आप लिखते वक़्त जैसे पेंसिल को होल्ड करते हैं, आप वैसे बिल्कुल नहीं होल्ड करेंगे। इसका रीज़न क्या है कि जब आप पेंसिल को ऐसे होल्ड करेंगे ड्राइंग करते वक़्त, तब पेंसिल के सामने वाले पोर्शन से क्या बन रहा है, वो आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पर जो फ्रंट पोर्शन है, उसको आपको थोड़ा-सा क्लियर रखना है ताकि जब आप उस पे काम करें, आपको प्रॉपर्ली पता चले कि पेंसिल का जो अ, य यहाँ पर टिप है, उसके साथ क्या काम हो रहा है या फिर मतलब वो कैसे काम हो रहा है, वो आपको ज़रूर जानना है। तो इसीलिए आपको पेंसिल को थोड़ा-सा पीछे से पकड़ना है। सेकंड क्या है, जब आप आउटलाइन बनाएँगे, एक बार में लाइन को मत बनाइए क्योंकि जो एक्चुअल लाइन्स होता है, मतलब जो नेचुरल लाइन होता है, वो बिल्कुल सीधा नहीं होता। सीधा लाइन कहाँ पर होता है? कार्टून में होता है। अगर आपने सभी लोगों ने कार्टून देखा है, तो कार्टून के जो फेसेस होते हैं, वो पूरे प्लेन होते हैं। मतलब ऐसे टाइप के फेसेस होते हैं, जिसमें बहुत कम डिटेल होता है ना? जो आप अगर एक एक असली इंसान का फेस देखेंगे, तो इसी जगह के अंदर बहुत छोटे-छोटे कर्व्स होंगे लाइन में, है ना? क्योंकि एकदम प्लेन नहीं होता कोई भी चीज़। तो जब भी आप यहाँ पर आउटलाइन बनाएँगे, लाइन्स को तोड़-तोड़ के बनाना है। थोड़ा-सा देखना है, थोड़ा-सा बनाना है, थोड़ा-सा देखना है, थोड़ा-सा बनाना है। एक बार में देख लिया आपने फिर पूरा ऐसे बना दिया, वो बिल्कुल नहीं करना है। तो ये 2 चीज़ मैंने आप लोगों को शुरू होते ही बता दिया। पेंसिल को कैसे होल्ड करना है और सेकंड लाइन्स को तोड़-तोड़ के बनाना है ताकि वो और भी ज़्यादा लाइफ लाइक लगे और भी नेचुरल लगे। अब यहाँ पर आउटलाइन को शुरू कर देते हैं। सभी लोग मुझे फ़ॉलो करेंगे, मैं बहुत स्लोली यहाँ पर करूँगा। बहुत हल्के से लाइन को बनाएँगे क्योंकि गलती हो सकता है। ये जो प्रोसेस है इसमें गलती होना टोटली नॉर्मल है। औ और इसमें अगर आप जो गलती कर लेंगे, तो बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप शेडिंग करेंगे तब आपको आउटलाइन के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर कैसे हुआ है। सभी का मैं आउटलाइन का काम देखूँगा, जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, मैं ज़रूर आप लोगों का काम देखूँगा। अच्छा, जो भी लैशेज़ वाला पोर्शन है, जो आईलैशेज़ है, वो हम अभी नहीं बनाएँगे, बाद में बनाएँगे। जब हम शेडिंग करेंगे, शेडिंग के लास्ट में लैशेज़ को बनाएँगे, क्योंकि अभी बनाने से फिर से वो उसको बाद में बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो हम उसे बाद में करेंगे।
आँख का जो एक ओवरऑल शेप है उसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। जो भी फ़ोटो से आप बना रहे हैं उसका एक एक ओवरऑल जो शेप है, मतलब जो दूरियाँ है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है थोड़े-थोड़े जगह में, वो ठीक से मैच हो रहा है कि नहीं, वो आप यहाँ पर बारी-बारी पे चेक करते रहेंगे। अब इतने तक बनने के बाद, जब आपका इतने तक बन जाए, अब जो आई बॉल वाला पोर्शन है उसको थोड़ा-सा ध्यान से सुनिए कि उसको कैसा करना है। देखिए, आई बॉल जो होता है वो टोटली सर्कुलर पोर्शन है, सर्किल होता है पूरा एक। अब सर्किल जो है वो एकदम एक प्रॉपर सर्किल जो है उसके जैसा होता है ना? अब थोड़ा-मोड़ा इधर-उधर रहता है, वो हम नहीं यहाँ पर बात करते, लेकिन प्रॉपर सर्किल जैसा होता है। अब प्रॉपर सर्किल तो हम हाथ से ड्रॉ नहीं कर सकते और उसे करना भी नहीं है। तो फिर इसको आपको कैसे बनाना है? और ये जो पूरा सर्किल है, कभी-कभी क्या होता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वो टोटली विज़िबल नहीं होता। ऊपर के जो आईलिड वाला पोर्शन है, जो उसके अंदर कुछ पोर्शन ढका होता है और जो नीचे में भी कुछ पोर्शन ढका होता है। लेकिन जितना हिस्सा विज़िबल होता है, मतलब आपको दिखता है, इस केस में जितना हिस्सा आपको दिख रहा है, वो क्लियरली पता चल रहा है कि एक सर्किल का हिस्सा है। एक सर्किल का हिस्सा है। बहुत ध्यान से सुनिए, नहीं तो बाद में आप लोग गलती नहीं करेंगे। ये गलती मैंने देखा है बहुत डेमो क्लासेस में स्टूडेंट्स थोड़े से करते हैं। वो क्या कर देते हैं, इसको सर्किल ना बना के एक अच्छा-सा अंडा बना देते हैं। ठीक है? तो वो अंडा आपको नहीं बनाना है, आपको सर्किल बनाना है, तो इसलिए मैंने समझा दिया कि जो हमेशा आपको सर्किल नहीं दिखेगा, लेकिन जितना हिस्सा दिखेगा, वो एक सर्किल का हिस्सा लगना चाहिए। ओके? यहाँ पर अंडा मतलब मैं ओवल शेप का बात कर रहा हूँ। ओवल मतलब ऐसे चपटा हो जाएगा आपका आँख, वो दिखने में ही लगेगा, ठीक है? दोनों साइड में जो दूरी है उससे ही पता चल जाएगा वो ये जो सर्किल बना है या फिर एक ओवल बना है। अब आप लोग फिर इसको कैसे बनाएँगे? इसको सबसे यहाँ पर ईज़ी वे है आइडेंटिफ़ाई करना कि इस साइज़ के हिसाब से जो आईबॉल है वो कितना साइज़ का बनेगा, कितना बड़ा बनेगा। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेफ़रेंस में बहुत ध्यान से देखेंगे कि इस पॉइंट से, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपने भी बना लिया है, ठीक है? तो दोनों यहाँ पर बन गया है, मतलब आपने जो ये वाला शुरू का पॉइंट है वो आपने बना लिया। तो आप अभी देखेंगे फ़ोटो में इस वाले पॉइंट से इस सर्किल का ये वाला जो शुरू हो रहा है या फिर जो ये साइड का जो हिस्सा है ये कितना दूर है। आप अपने ड्राइंग के हिसाब से उस दूरी को हल्के से थोड़ा मतलब इमेजिन करके, हल्के से थोड़ा इमेजिन करके एक हल्का पॉइंट दे देंगे यहाँ पर। एक हल्का पॉइंट दे देंगे और सेम काम आप दूसरे साइड से भी करेंगे, जहाँ पर इस पॉइंट से आप जो दूरी है उसको हल्का-सा नापेंगे, अपने आँख से, कोई भी यहाँ पर स्केल आपको यूज़ नहीं करना है और एक यहाँ पर मार्किंग दे देना है। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, दिस 2 पॉइंट्स आर इमेजिनरी पॉइंट्स, जो इनको आपको फिक्स करके नहीं चलना है। करते वक़्त हो सकता है कि आपको लगे थोड़ा छोटा-बड़ा हो, तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपका गोल है वो होना चाहिए, एक सर्किल का हिस्सा लगना चाहिए और एक सर्किल जैसा लगना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, इसी 2 पॉइंट को पकड़ के हम एक सर्किल बना लेते हैं। जितना हिस्सा दिख रहा है जैसे, हम उसको बना लेते हैं। शुरू का पॉइंट देखिए थोड़ा-सा मुड़ के बना है, ऐसे मुड़ के ये शुरू हुआ है। बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करिए, देखिए आपका गलती बहुत कम हो जाएगा। जितना अच्छा आपका ऑब्ज़र्वेशन होगा, उतना कम आपका गलती होगा। ठीक है? एक सर्किल बन गया। अब देखिए जो डबल लाइन्स है उसको करने में भी बिल्कुल आपको झिझक नहीं रखना है कि एक लाइन आपने बना दिया, फिर साइड से लाइन बनाएँगे, क्योंकि टोटली एक आउटलाइन प्रोसेस है जिसमें आप थोड़ा-मोड़ा जो चेंजेस कर सकते हैं। जब आपको फाइनल लाइन मिल जाए तब बाकी लाइन्स आप मिटा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं। अब आँख के अंदर थोड़ा-सा जो हाइलाइट वाले पॉइंट्स हैं, जहाँ पर हाइलाइट्स बने हुए हैं, हाइलाइट्स किसे बोलते हैं? देखिए, आग जो होता है वो अंदर से ग्लॉसी पॉइंट होता है, क्योंकि इसमें जो वाटरी सरफेस बहुत ज़्यादा है।
तो इसके ऊपर जब लाइट पड़ता है तो कुछ-कुछ पोर्शन में टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है। जहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है या मतलब यहाँ से लाइट पूरा रिफ्लेक्ट हो गया है जिसके कारण ये सब पोर्शंस पूरे सफ़ेद दिख रहा है। तो इन सबको हम हाइलाइट्स बोलते हैं मतलब ड्राइंग में ऐसे पोर्शंस जो पूरा सफ़ेद है या फिर क्लोज़ टू व्हाइट है, तो उसको हम हाइलाइट बोलेंगे। बाकी सब कुछ ना कुछ शेड के अंदर ज़रूर रहता है। इतने तक होने के बाद अब ऊपर का जो लाइन है एक, उसको भी हम कर लेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपना काम दिखाएँगे थोड़ा-सा, कैसा आपने बनाया है। अगर हो गया है तो करिए, नहीं तो धीरे-धीरे बनाइए, मुझे बाद में भी दिखा सकते हैं। जल्दी नहीं करना है, बेस्ट काम करना है, जल्दी से नहीं करना है। जब आपको प्रोसेस पता चल जाएगा तब आपको स्पीड अपने आप एक्वायर कर लेंगे, ठीक है? जो आपके अंदर अपने आप स्पीड आ जाएगा जब आपके जो मन के अंदर, दिमाग के अंदर प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली एक ठीक से कैसे बनाया जाता है। तो इसीलिए पहले स्पीड की तरफ मत यहाँ पर भागिए कि कितना जल्दी करके मैं दिखा सकता हूँ। अब बस ये देखिए कितना अच्छा करके मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है? तो क्वालिटी की तरफ भागिए पहले। ठीक है। सभी का काम अभी मैं थोड़ा-सा देख लेता हूँ। बैक कैमरा ऑन करें, यहाँ पर कैमरा ऑन करते ही आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। जो अगर फ्रंट कैमरा ऑन में प्रॉब्लम है तो फ्रंट कैमरा को पकड़ के फिर कैमरा ऑन कीजिएगा, ठीक है? फिर ऑन करते ही ऊपर में जो कैमरा रोटेट करने का ऑप्शन रहेगा, फिर रोटेट करके आप अपना काम दिखा सकते हैं फ्रॉम बैक कैमरा। प्रिया कुमारी जी अच्छा काम है, थोड़ा-सा एक जगह स्टिल स्टिल करके मुझे दिखाइए ताकि मैं देख सकूँ एक्चुअली कुछ गलती है कि नहीं। ओके, ठीक है, अच्छा बना है, गुड, गुड। मंगल जी आपने पेन से बनाया है लेकिन स्टिल आपने बनाया है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा बना है। अक्ष अक्षोभ्या, राइट? नाम थोड़ा-सा बड़ा है, जो अगर कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है, मुझे थोड़ा-सा बता दीजिएगा ठीक मैंने बोला कि नहीं। तो आपका काम भी अच्छा बना, आपने शायद पेन से बनाया या पेंसिल से? पेन से बना होगा शायद, ठीक है, जो अच्छा बना है, जो ओवरऑल। ओके, यहाँ पर ईश्वर जी अच्छा बना है, वेरी गुड। हेमलता जी अच्छा बना है, राइट, गुड वर्क, अच्छा काम है। थोड़ा-सा ये जो जो आखिर के पॉइंट्स हैं ना, उनको आपने ज़्यादा ऐसे करके ख़त्म किया है, ऐसे करके। जो यहाँ पर गॉड गॉडेस के जो आँख होता है ना, वो ऐसे करके ख़त्म होता है। ठीक है? आपको यहाँ पर अगर रियल जैसा बनाना है, तो जो यहाँ पर एंडिंग्स है, वो आपको जो रेफ़रेंस उससे बहुत अच्छे से देखकर करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने एक मतलब वैसे करके एंड नहीं किया है, तो आप अगर हो सके इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा-सा करेक्ट कीजिए और भी अच्छा लगेगा। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स मैं एक बार देख लेता हूँ, ज़रूर अपना काम दिखाइए। ठीक है, बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। सर मैं हॉस्पिटल में हूँ इसलिए मेरे पास पेंसिल और टूल्स नहीं है। ठीक है, कोई कोई मतलब कोई इश्यू नहीं, आप फिर भी ट्राई कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना? आई रियली एप्रिशिएट फॉर दैट कि आप फिर भी ट्राई कर रहे हैं, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स अगर हो सकता है थोड़ा-सा करके मुझे दिखाइए, है ना? क्योंकि जब मैं देखूँगा आप कर रहे हैं ना, तब मुझे पता चलेगा आप यहाँ पर थ्योरी भी समझ रहे हैं, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो भी समझ रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी कर रहे हैं, जिससे मुझे फ़र्क पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छे से जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उसको एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है। ओके, 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 ठीक है, कोई नहीं। आप फिर भी मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होके इसको मतलब दोनों काम कर रहे हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें शेडिंग में जाएँगे। शेडिंग करते वक़्त मैं कुछ नए टूल्स को इंट्रोड्यूस करूँगा, तो पहले मैं बता देता हूँ, डरिए मत।
सीखिए कि अगर राइट टूल्स आपके पास है, तो आप कितने अच्छे से क्लास को कर सकते हैं या फिर कितने अच्छे से ड्राइंग को बना सकते हैं। सबसे पहले जब हम शेडिंग को शुरू करेंगे, उससे भी पहले हमें प्लानिंग करना होता है कि हम कैसे-कैसे काम को करेंगे। ठीक है? कैसे-कैसे हम काम को आगे करेंगे, वो हमें पहले से प्लानिंग करना है। शुरू करने के बाद प्लानिंग नहीं करना है। फिर उसी में गलती हो जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है या फिर जो काम उतने अच्छे से नहीं बन पाता, बाद में जाके पता चलता है। सबसे पहला प्लानिंग क्या है कि जो सबसे डार्केस्ट जगह है, उनको हम पहले बनाएँगे। सबसे डार्केस्ट जगह को पहले क्यों बनाएँगे, इसका 2 कारण है। पहला कारण है कि जब हम सबसे डार्केस्ट जगह को बनाते हैं, वो सबसे ईज़ी जगह होता है, जो कोई भी बना पाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को एक छोटा-सा यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पर जो शेडिंग है, उसमें कितना शेडिंग है, बहुत कम लोग कर पाएँगे शुरू में। क्यों? क्योंकि इसमें एक सोचने का चीज़ है कि कितना ज़्यादा, कितना कम। लेकिन ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये तो जो अल्टीमेटली ब्लैक है ना? सभी लोग बना पाएँगे। तो सबसे ईज़ी पोर्शन से हमें शुरू करना है और सबसे डार्केस्ट पोर्शन से। और एक रीज़न क्या है, पहला जो यहाँ पर रीज़न मैंने बताया कि ईज़ी टू जो अंडरस्टैंड है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि डार्क पोर्शंस कहाँ पे है, कित जो कैसे बनाना है। और सेकंड क्या है, जब हम डार्क पोर्शंस को बना लेते हैं, तो वो डार्क पोर्शन के ऊपर हम कंपेयर करके, तुलना करके हम बाकी जो कम शेडिंग वाले पोर्शंस हैं, उनको हम पता कर पाएँगे। क्योंकि यहाँ पर भी ब्लैक बना है और आपके पेपर में भी ब्लैक बना है और आप बहुत ही अच्छे से तब पता कर पाएँगे इस ब्लैक के पास में जो शेडिंग बना है, वो कितना शेडेड है, कितना शेडिंग आपको करना है। दोनों को आप कंपेयर करके शेडिंग जल्दी ठीक-ठाक कर पाएँगे। तो इसीलिए हम ब्लैक जगह जो है उसको पहले बनाते हैं। उसको बनाने के लिए देखिए, जब मेरा गोल है इसको ब्लैक बनाना, तब मेरा यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में रहेगा, मुझे इसे ऐज़ डार्क ऐज़ पॉसिबल बनाना है, मतलब जितना डार्क हो सकता है मेरे से। तो उसके लिए मैं जो टूल यूज़ करूँगा उसे चारकोल पेंसिल बोलते हैं। अब ये क्या है? ये नॉर्मल ग्राफाइट पेंसिल जैसा ही दिखता है, लेकिन इसका जो लेड है इट्स मेड ऑफ चारकोल। चारकोल क्या होता है? चारकोल का अगर हम बहुत ही सिंपल डेफिनिशन बोले, चारकोल इज़ अ बर्न्ट वुड, मतलब लकड़ी को जला के जो भी चीज़ बचता है उसे हम चारकोल बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा-सा केमिकल-वेमिकल वो यूज़ करके थोड़ा-सा और अच्छा यहाँ पर बना दिया गया है जिससे आप काम कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि जब आप चारकोल के साथ काम करते हैं, आपका काम बहुत ही कॉन्ट्रास्टफुल होता है। मतलब इसमें जो डार्कनेस है वो बहुत ही अच्छे से आपको मिलता है, जो अभी आपको दिखेगा। जब आप इसके साथ काम करते हैं, आपका काम ऑटोमैटिकली बहुत निखर के बाहर आता है। तो इसीलिए हम चारकोल को यूज़ करते हैं। सबसे डार्क वाला जगह बहुत ईज़ी टू आइडेंटिफ़ाई है, शुरू हम यहाँ से करते हैं। जिनके पास नहीं है, जो भी पेंसिल है, आप जो उसी से काम शुरू कीजिए। जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, अगर हो सकता है तो नोट डाउन करके रखिए। जितना बार ड्राइंग करेंगे पेंसिल के साथ, उतना बार काम में आएगा। सभी लोगों को कैसा लग रहा है क्लास अभी तक? थोड़ा-सा फ्रैंक रिव्यू देंगे मुझे। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि कैन बी इम्प्रूव्ड, तो वो भी मुझे बताएँगे कि और स्लो करके बताइए सर, या फिर और थोड़ा स्लो करके बनाइए, है ना? तो वो भी आप लोग फ्रैंकली शेयर मुझे कर सकते हैं। पेंसिल को थोड़ा शार्प कर लेते हैं। जब भी आप पेंसिल को यूज़ करेंगे, हमेशा कोशिश करिए शार्प करके यूज़ करने का, ठीक है? जब भी पेंसिल डल हो जाता है, उसका सामने वाला पोर्शन राउंडिश हो जाता है, तब आप जहाँ पर चलाते हैं, वो वहाँ पर नहीं चलता, थोड़ा साइड में चल जाता है, दूसरी जगह पर चल जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए और एकदम प्रिसिशन वाला काम आपको अचीव करने के लिए आप थोड़ा-सा शार्प करके यूज़ करिए हर वक़्त पेंसिल।
आगे की जो क्लास के डिटेल्स है वो भी मैं बताऊंगा। मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ पहले, थोड़ा सा बना लेता हूँ, फिर मैं आगे के क्लास के भी डिटेल्स बताऊंगा कि फर्दर ऑन क्लासेस कैसे चलेंगे और क्या क्या टोटल प्रोसेस है वो भी बता दूंगा। अब चारकोल पेंसिल का एक थोड़ा सा डाउन साइड है कि जहां पर आप ग्रेफाइट पेंसिल थोड़ा सा ज्यादा डार्क करके चला लेंगे उसके ऊपर उतना अच्छे से नहीं चलता। तो फिर क्या करना होता है, थोड़ा सा जो ग्रेफाइट पेंसिल के लाइंस है उनको हल्के करके आपको फिर चारकोल पेंसिल चलाना पड़ता है। तो पहला काम हम अभी क्या कर रहे हैं, सबसे जो डार्केस्ट पॉइंट्स है उनको हम बना रहे हैं, विच इज़ वेरी इजी टू डू थिंग। ठीक है, सभी लोग बना पाएंगे और सभी लोग आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि कौन सा जगह सबसे डार्केस्ट है। और कॉन्फिडेंस, जैसे कि मुझे पता है कि ये आंख बनने के बाद अच्छा लगेगा, ये कॉन्फिडेंस मुझे कैसे मिल रहा है, प्रैक्टिस से मिल रहा है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है इट्स सेम प्रोसेस ऑल ओवर अगेन। आपको हर काम में ही जो यहाँ पर मतलब 19-20 फर्क का जो प्रोसेस है वो आपको सिमिलर होता है पूरा। तो इसलिए जब आप बहुत सारा काम कर लेंगे तब आपके पास एक चीज़ आ जाएगा, वो है एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस जब आपके पास एडिक्वेट आ जाएगा तब आपके पास कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर्स को बहुत ही ध्यान से करेंगे। जितने अच्छे से आपने आउटलाइन बनाया है उस आउटलाइन को थॉरोली फॉलो करेंगे। जब आप शेड करेंगे तब आउटलाइन को आपको उतना ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ नहीं करना है। देखिए, अगर कुछ जगह पे लगता है कि गलती हो रहा है तो उसे ज़रूर ठीक करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा बदलेंगे बार-बार तो आउटलाइन क्या होगा, खराब हो जाएगा और इसको आप फिर से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार इसमें डार्क अगर चल गया तो पूरा आप मिटा नहीं पाएँगे उसे। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हाइलाइट वाले पोर्शंस है जो हमने अलग करके रखे थे तो उनके ऊपर हम शेड नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में उनको मिटाना है। तो मिटाने के लिए अगर हम उसको छोड़ के करते हैं तो वो पेपर वहां पर ठीक ठाक रहेगा, जब मिटाएंगे तब हमें कम यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, वो अच्छे से मिट जाएगा। तो इसीलिए जो हाईलाइट वाले पोर्शन है उनको छोड़कर हम जो बाकी जगह को ब्लैक करेंगे, पूरा ब्लैक नहीं कर देंगे। देखिए, अब यहाँ पर जो बाकी जगह है ना, ये बहुत बड़ा जगह है। इसको अगर हम चारकोल पेंसिल से करें तो कंपैरेटिवली टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा। आप बोलेंगे सर आप इतना सिलेक्टिव हो रहे हैं। हाँ, देखिए, छोटा-छोटा चीज़ों को बचाएँगे तब भी बड़ा चीज़ बचेगा। तो यहाँ पर क्या है, हम छोटे-छोटे जगह पर टाइम जब भी सेव करेंगे तब काम ओवरऑल जल्दी बनेगा और जिस जगह पे हम जिस टूल को यूज़ करने से ज़्यादा एडिक्वेसी मिलेगा, ज़्यादा ठीक-ठाक उसमें काम होगा तो हम उसी टूल का यूज़ करेंगे। अभी हम क्या यूज़ करेंगे, अभी हम चारकोल पाउडर का यूज़ करेंगे। चारकोल पेंसिल जो आपने देखा उसी का सिमिलर एक छोटा-सा चॉक जैसा आता है पूरा चारकोल का। उस चॉक को जब हम सैंड पेपर पे रब करते हैं तो उसका जो पाउडर निकलता है वो पाउडर हम ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं। वो मैं थोड़ा-सा आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। और ये रेडीमेड पाउडर नहीं है, मतलब ये आप मतलब ऑनलाइन बाय नहीं कर पाएँगे और बाय कर भी पाएँगे उसमें इतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिलता। जो कैमलिन का
कॉम्प्रेस्ड चारकोल है, जो उसका जो पाउडर है उससे बहुत अच्छा आपको आउटकम मिलता है। तो अब ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ, इट्स अ मेकअप ब्रश। ये ड्राइंग का ब्रश नहीं है, ये मेकअप का ब्रश है। तो बहुत छोटा ब्रश है, आप मेरे फिंगर के हिसाब से इसका साइज़ देख सकते हैं कितना छोटा है। यहाँ से क्या करूँगा मैं, थोड़ा-सा चारकोल लूँगा, ऐसे करके लेने के बाद जब मैं इस जगह पे इसको चलाऊँगा, तब देखिए जो डार्कनेस है वो कितना जल्दी हो रहा है। जहाँ पर मुझे ओवरऑल ब्लैक चाहिए और उसका स्पेस भी बहुत बड़ा है, वहाँ पर मैं ब्रश को कंसीडर करूँगा रेदर देन पेंसिल। आप जब भी ड्राइंग में कंट्रास्ट को रखना शुरू करेंगे, मतलब ब्लैक को ब्लैक रखना और व्हाइट को व्हाइट रखना चालू करेंगे, तब आपका ड्राइंग ऑटोमेटिकली, मतलब एक ड्राइंग कैसा बन रहा था, दूसरा ड्राइंग टोटली अलग बनेगा जब इन दोनों चीज़ों को आप फॉलो करेंगे। कंट्रास्ट मेंटेन करना ड्राइंग में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक को अगर आप पूरा ब्लैक नहीं बनाते, आपका काम थोड़ा-सा डल सा दिखेगा, थोड़ा-सा फीका-फीका दिखेगा। कितने लोगों को पता नहीं था चारकोल पेंसिल जैसा कोई चीज़ होता है? मुझे मुझे चैट में बताएँगे। अब चारकोल पेंसिल क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए इसके जब हम चलाते हैं चारकोल पेंसिल, तब उसमें ना वो एक होता है, थोड़ा-सा पाउडर सा उसमें रह जाता है। जब हम जो पेंसिल को चलाते हैं, ये पेंसिल बहुत सॉफ्ट होता है, चॉक जैसा होता है काइंड ऑफ। तो चॉक जब हम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर डस्ट रह जाता है। तो स जो यहाँ पर सिमिलरली जब हम चारकोल पेंसिल को यूज़ करते हैं, व्हाइट बोर्ड कौन ऑन किया? रुकिए मैं वो ऑफ कर देता हूँ। गलती से हो जाता है किसी-किसी स्टूडेंट से। मुझे मालूम नहीं था, मंगल जी आपको मालूम नहीं था, ठीक है, तो आपको पता चल गया, आप जो बता अभी से। सर व्हिच पेंसिल यू आर यूजिंग? आई एम नॉट यूजिंग एनी पेंसिल। ये जो है एक ब्रश है, इट्स अ ब्रश जिसमें चारकोल पाउडर लगा हुआ है, एक छोटा ब्रश है। ये आपको कहाँ मिलेगा? कोई भी कॉस्मेटिक के शॉप में इसका सेट आता है पूरा बड़ा सा। तो उसमें से आपको चुन-चुन के 3-4 ब्रशेज़ चूज़ करने पड़ेंगे जो एक्चुअल काम में आते हैं। बाकी सब आपको जो यहाँ पर बहन है उनको देना पड़ेगा, बहन, दीदी जो है उनको दे देना पड़ेगा। देखिए, कॉन्ट्रास्ट अगर आ जाता है ना, देखिए अभी से इसमें जो है एक स्ट्रक्चर आना चालू हो गया है। एक आँख जो है, जो रियलिज़्म है, वो प्रॉपर्ली विज़िबल है यहाँ पर, राइट? तो इसमें कॉन्ट्रास्ट इसलिए मेंटेन रखना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को सिखाया, जो आप लोग ज़रूर नोट डाउन करके रखिएगा। ज़रूर आप लोग नोट डाउन करके रखिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है या फिर मैं थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर ज़ोर देके बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है, उसको आपको थोड़ा नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि जब भी आप पेंसिल का काम करेंगे, तब भी आपको वो सब चीज़ें काम में आएँगे। अब देखिए, इससे सिर्फ़ हम डार्केस्ट शेडिंग नहीं कर सकते, अगर हम चारकोल थोड़ा-सा कम लें, तो थोड़ा-सा कम शेडिंग वाला जगह को भी हम कर सकते हैं। तो इसीलिए चारकोल पाउडर को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। सभी का यूज़ है ना? जो आप लोग अगर सोचेंगे सर फिर क्या ग्राफ़ाइट पेंसिल का कोई यूज़ नहीं है? सभी का अपना-अपना पार्ट है जिसमें सिर्फ़ वही कर सकता है। मतलब ग्राफ़ाइट पेंसिल का काम चारकोल नहीं कर सकता, चारकोल का काम ग्राफ़ाइट नहीं कर सकता। सभी का पार्ट जो है वो अपने आप में जो इम्पोर्टेंट है, तो सभी के पार्ट को आपको अलग-अलग रखना पड़ेगा। लेकिन एक ड्राइंग बनाने के लिए कौन-सा चीज़ इम्पोर्टेंट होता है? 2 चीज़ इम्पोर्टेंट होता है मेरे मुताबिक। पहला टाइम, टाइम आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको एडिक्वेट टाइम देना है, ना ज़्यादा टाइम देना है, ना कम टाइम देना है। जो एडिक्वेट टाइम आपको देना है, दूसरा क्वालिटी, क्वालिटी भी जो यहाँ पर मेंटेन रहे। टाइम कम लग रहा है लेकिन क्वालिटी खराब हो रहा है, फिर उसका कोई मतलब नहीं। क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, फिर भी इट्स ओके, लेकिन क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए आपके काम में। तो जब भी आप चारकोल पाउडर, पेंसिल इन सब को यूज़ करेंगे, तो ओवरऑल जो टाइम टेकिंग है एक ड्राइंग को बनाने में, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा।
नीचे का जो ये वाला जगह है उसको भी बना लेते हैं। इसको हम ब्लेंड भी कर देंगे। जो लैशेज़ है उस पे मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे थोड़ा बाद में प्रॉब्लम कर देंगे। अब देखिए पूरे जो ड्राइंग है उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम क्या करेंगे अभी, एक बहुत ही यूनिक काम करेंगे जो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। आपका सबसे जब आप शेडिंग करेंगे, शेडिंग में जो फ़र्क आता है ना काम में, उसका सबसे बड़ा एनिमी है आपका सफ़ेद पेपर। पेपर का जो कलर है, जो सफ़ेद इसका कलर है, वही मेन आपका दुश्मन है। क्यों? क्योंकि जब भी आपका पेपर सफ़ेद रहता है और आप डार्क जगह को बना लेते हैं, तब आपको जो हल्का जगह है, वो ठीक से उसका जो एक्चुअल कितना हल्का होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो ध्यान से पता नहीं चलता। ठीक है? जैसे कि अभी मैं बता दूँगा मतलब डार्क जगह से तो शेड तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसका जो ओवरऑल साइड में जो व्हाइटनेस है, वो अगर रह जाता है, तो आप उसे डिटरमाइन करने में और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और थोड़ा मुश्किल आप फेस करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पेपर को जो जो सफ़ेदी है, उसको थोड़ा-सा कम कर लेंगे, थोड़ा-सा डार्क कर लेंगे। उसके लिए मैं एक ऐसा बड़ा ब्रश यूज़ करूँगा, जिसमें मैं बहुत ही कम चारकोल लूँगा, बहुत ही कम, जो एकदम ना के बराबर। लेने के बाद टोटल जो ओवरऑल प्लेस है, उसके ऊपर ऐसे मैं चला दूँगा। इससे क्या हुआ, आपके पेपर का जो एक ओवरऑल टोन है, वो थोड़ा-सा शेडेड हो गया। देखिए कितना यहाँ पर जो और एक चीज़ आप लोगों को मैं समझाऊँगा, प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसको आप फ़ॉलो करेंगे, कितना अच्छे से आपका काम बन जाएगा। जिनके पास नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए कि इस प्रोसेस को समझिए कि जो प्रोसेस है, कैसे काम होता है उसमें। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था आउटलाइन के बाद जब हम शेड यहाँ पर शुरू किए थे, सबसे पहले हमने एक सफ़ेद पेपर में जो आउटलाइन बना है, उसमें सबसे डार्केस्ट प्लेसेस हमने बना लिए थे, जो आपको विज़िबल हो रहा है। अब हमने क्या किया, अब एक पूरा एक डार्क लेयर का मतलब ज़्यादा डार्क नहीं, लेकिन पेपर के हिसाब से वो थोड़ा-सा डार्क है। पेपर का जो कलर जो जो व्हाइट कलर है, उसके हिसाब से थोड़ा-सा डार्क है। तो जब हमने डार्क एक लेयर बना दिया, अब हम क्या करेंगे, सबसे हल्के जगह को बाहर निकालेंगे। सफ़ेद पेपर के ऊपर आप जब जो इरेज़र को चलाते हैं, तब कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके ऊपर शेड देने के बाद जब आप चलाएँगे, तब उसमें डेफ़िनेशन मिलेगा आपको, जैसे अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये एक इरेज़र हम यूज़ करते हैं, जिसे नीडेबल इरेज़र बोला जाता है। इसको आप कोई भी शेप, फ़ॉर्मेट में ऐसे तोड़-मरोड़ के, है ना? मतलब क्ले जैसा होता है, पूरा मिट्टी का जो होता है, जो यहाँ पर चाइल्ड प्ले के लिए जो ऐसा क्ले जो आता है, शायद बहुत लोगों को पता होगा, तो उसके जैसा होता है पूरा। इसका ख़ासियत क्या है? इट्स वेरी स्टिकी बहुत चिपचिपा होता है। जो इसका मेन रीज़न है इसको यूज़ करने का। जब हम इसको यूज़ करते हैं तब ज़्यादा रब नहीं करना पड़ता, टच करने से ही ये जो है मिटाना चालू कर देता है। कुछ-कुछ केसेज़ में जब हमें बड़े जगह को कवर करना हो तब हम थोड़ा-सा रब कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज़ जैसे कि छोटे जगह पे जब हम यहाँ पर मैं थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, बस टच करने से ही आपको यहाँ पर इरेज़िंग मिलना चालू हो जाएगा। अब देखिए जब हम इसमें से जो व्हाइट प्लेसेस है कंपैरेटिवली थोड़े सफ़ेद जगह है उनको बाहर निकालेंगे, तब इसी में ही कितना और ज़्यादा डेफ़िनेशन और कितना ज़्यादा गहराई मतलब डेप्थ आपको मिल जाएगा पूरे काम में। जैसे कि आँख का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो साइड है वो इससे थोड़ा-सा हल्का है। तो हम क्या कर लेते हैं, हल्का प्रेशर देके, ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे क्योंकि पूरा सफ़ेद भी नहीं बनाना है। शुरू में मैंने बता दिया था ओनली व्हाइट प्लेस इज़ द हाइलाइट सबसे जो व्हाइट प्लेस सिर्फ़ हाइलाइट्स ही होते हैं, बाकी सब जगह में कुछ ना कुछ शेड ज़रूर होता है।
बहुत हल्के करके मैं प्रेशर ना के बराबर दे रहा हूँ। कितना ज़्यादा डेफिनेशन देखिए हमें यहाँ पर मिल गया, राइट? कितना सिंपल है देखिए प्रोसेस अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे इट्स वेरी सिंपल थिंग। सबसे मुश्किल सिर्फ आउटलाइन ही होता है ठीक से बनाना, बाकी सब काम बहुत सिंपल होता है। थोड़ा प्रैक्टिस करके परफेक्शन लाना पड़ता है। हो गया थोड़ा सा बनाना, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ब्लैक नहीं है, सिर्फ व्हाइट नहीं है, इसके बीच में जो टोन होता है, बीच में जो शेडिंग्स होते हैं, उनको करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आप अगर देखेंगे आँख का जो ऊपर वाला पोर्शन है, इट्स नॉट टोटल ब्लैक या फिर पूरा हल्का भी नहीं है। मतलब ये सब मिडल टोन है, बीच का टोन है। अब बीच का जो चीज़ होता है ना, वो आप पहले पता नहीं कर सकते जब तक आप दोनों साइड का पता नहीं कर लेते। मतलब डार्क पता हो गया, लाइट पता हो गया, अब बीच का जो जगह है वो आप बहुत ही अच्छे से पता कर पाएँगे। क्योंकि दोनों आपको एक सपोर्टिंग पॉइंट्स मिल जाता है, जो हल्का वाला जो पॉइंट्स है, तो वो भी आपको बता देगा कितना डार्क करना चाहिए, जो डार्क वाला पॉइंट है मतलब जो डार्क वाले स्पेसेस हैं, वो भी बता देगा कि जो भी स्पेसिफिक जगह अभी हम शेड करने वाले हैं, तो उसमें कितना ज़्यादा शेड हमें करना है। क्लियर है सभी को? है ना? एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रहा या फिर मुझे बताएँगे ज़रूर। अब हम एक मीडियम साइज़ का ब्रश यूज़ करेंगे, ठीक है? मीडियम साइज़ का ब्रश मतलब जो हमने दोनों ब्रश यूज़ किया, शुरू में बहुत छोटा ब्रश हमने यूज़ किया क्योंकि उसका मेन मोटिव था जगह को ब्लैक बनाना, ब्लैकेस्ट सबसे सबसे ब्लैक बनाना और जो हमने बड़ा ब्रश यूज़ किया, उसका मकसद था कि एक जगह में ज एक इवन टोन प्रोवाइड करना। देखिए इवन टोन का मतलब है सिमिलर टोन, कहीं जगह पे डार्क नहीं, कहीं पे कम नहीं, पूरा एक जगह पे एक सेम टोन को लाना। लेकिन अब जब हम थोड़ा-सा मीडियम जगह पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो ब्रश हम यूज़ करेंगे, उस जगह के हिसाब से यूज़ करेंगे। ताकि हम जो बाहर ना चले जाएँ या फिर बहुत छोटे जगह पे थोड़ा-सा मतलब इनकंसिस्टेंट काम ना कर पाएँ। जैसे कि बड़े जगह पे अगर आप छोटा ब्रश यूज़ करेंगे, तो उसमें धब्बे बन जाएँगे क्योंकि उसको बार-बार चलाना पड़ेगा। लेकिन एक जगह के हिसाब से जब आप राइट ब्रश यूज़ करेंगे, उसको ठीक-ठाक चलाने के कारण काम बहुत ही जल्दी अच्छा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे इस ब्रश को लेकर अब देखिए इस ब्रशेज़ को यूज़ करना थोड़ा-सा प्रैक्टिस का काम है। हुँ? अब जिनके पास पेंसिल है, वो पेंसिल से ही बनाइए। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि थोड़ा-सा कुछ टूल यूज़ करूँगा, लेकिन आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल जाएगा कि राइट टूल्स और राइट गाइडेंस क्योंकि इन ब्रशेस को यूज़ करना भी एक आपको बहुत बार मुझे सिखाना पड़ेगा कि ऐसे मत करिए, तभी आप जो राइट वे में उसे यूज़ करना सीख पाएँगे। जो फर्दर क्लासेस के जो डिटेल्स है, वो मैं कुछ ही देर में प्रोवाइड करूँगा, इतने तक हो ही गया है, तो हम इसे खत्म करके ही फिर आप लोगों को बताएँगे कि नेक्स्ट क्लासेस जो है वो कैसे चलेंगे और बाकी जो मेन क्लासेस है वो कैसे चलते हैं।
प्लीज़ गाइड अबाउट ब्रश परचेज़। ज़रूर, मैं यहाँ पर बता दूँगा, जो भी टूल्स के लिंक्स हैं, वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा आफ्टर द क्लास इन द ग्रुप। तो जिस ग्रुप में आप लोग हैं, वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा जो भी लिंक्स हैं। अच्छा, सभी लोग अपना थोड़ा-सा काम दिखाइए तो। आप लोगों के पास जो भी टूल्स हैं, आप कैसे बना रहे हैं, मैं थोड़ा-सा देखने में बहुत इच्छुक हूँ। ओके, प्रिया कुमारी जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा डेफिनिशन दिख रहा है। बहुत अच्छा काम है। वेरी गुड। तो कौन-कौन से टूल आप यूज़ कर रहे हैं? थोड़ा साइड में अगर रखेंगे तो? बाकी स्टूडेंट्स अपना काम दिखाएँगे। अक्षुभ्य, है ना? अक्ष अक्षुभ्य सिंह, राइट? तो आपका काम भी अच्छा है, लेकिन आपने लैशेज़ बना लिया है। वो आप थोड़ा-सा बाद में बनाते, तो मैं कुछ पॉइंट्स बता देता ताकि आपका लैशेज़ और ज़्यादा अच्छे बनते। नो प्रॉब्लम, जब मैं बताऊँगा आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा साइड में। हेमलता जी, अच्छा काम हो रहा है, वेरी गुड। कौन-कौन से टूल्स आप लोग यूज़ करें, थोड़ा-सा ड्राइंग के साइड में रख दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप किसके साथ ड्राइंग बना रहे हैं, है ना? ओके, ओके। फिर बहुत अच्छा है, हेमलता जी बहुत अच्छा है फिर, है ना? सिर्फ़ उन 2-3 चीज़ों के साथ आपने जो ड्राइंग बनाया है, इट्स वेरी गुड। मंगल जी, बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड वर्क, पेन से आपने बहुत अच्छा बनाया है, वेरी गुड। ओके, प्रिया जी अच्छा बना है, और जो भी आप टूल आप यूज़ कर रहे हैं, इट्स वेरी मिनिमल, फिर भी उसके जो हिसाब से काम बहुत अच्छा बना है। मयंक जी, अच्छा काम है, लेकिन आँख का जो यहाँ पर आई बॉल का शेप है ना, वो थोड़ा-सा अंडा हो गया है। उसे थोड़ा-सा यहाँ पर साइड से गोल कर दीजिए ताकि वो और थोड़ा-सा अच्छा दिखे। बाकी अच्छा काम है, गुड वर्क। बाकी स्टूडेंट्स? ओके, ओके, अक्षुभ्य जी, अच्छा काम है, ठीक है। अक्षुभ्य सिंह, अच्छा काम है आपका, गुड। और टूल्स भी जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से अच्छा काम है। अब थोड़ा-सा वेट कर जाते तो वो जो जो लैशेज़ है वो मैं बनाना और भी अच्छे से आपको सिखा देता। ठीक है, आपने कर दिया है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम नाउ, फिर भी आप अच्छे से थोड़ा-सा सीख लीजिएगा। ओके देन, अब हम क्या करेंगे, अब पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है? पेंसिल का अब आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम जो पेंसिल यूज़ करते हैं, 10B पेंसिल, डार्केस्ट पेंसिल यूज़ करते हैं। डार्क, देखिए मैं हमेशा ना डार्क को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ शुरू में, क्योंकि डार्क आपको एक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करेगा। क्योंकि पेपर तो ऑलरेडी हल्का है, उसके ऊपर अगर आप डार्क कोई काम नहीं करते, तो बाकी जो पूरा डार्क वाला जगह नहीं है, उसका डेफिनेशन आपको उतने अच्छे से नहीं मिलेगा फ्रॉम द रेफरेंस, फ्रॉम द फोटो। इस फोटो से उतने अच्छे से पता नहीं चलेगा कि जो जो हल्के-हल्के शेड्स हैं, वो कितना हल्का बनाना चाहिए, जब तक आप डार्क जगह नहीं बना लेते। इसीलिए डार्क को मैं ज़्यादा पहले प्रेफ़र करता हूँ, ताकि जब जो हल्का जगह है, वो मैं अच्छे से समझ के कर पाऊँ कि कितना हल्का करना चाहिए। 10B पेंसिल। देखिए, यहाँ पर 10B पेंसिल लगा हुआ है, इट्स अ पेंसिल एक्सटेंडर, मतलब पेंसिल जब छोटा हो जाता है, इसमें लगा के आप बहुत दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक नया चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। अब हम क्या करेंगे, जो भी डार्केस्ट जगह है, जहाँ पर थोड़ा-सा करेक्शन नीडेड है, कुछ-कुछ जगह पर तो हम चारकोल पेंसिल भी फिर से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस जगह पर। जो बॉर्डर वाला है, वो ब्रश के साथ जब हमने किया था, उतने अच्छे से नहीं बना था। ओके, ईश्वर जी, अच्छा काम है, मैंने शायद आपका मिस हो गया आपका, जस्ट 1 सेकंड में देख लेता हूँ फिर से। थोड़ा दिखाइए फिर से, मैं शायद मिस कर गया था। कैमरा नहीं शो हो रहा यहाँ पे।
वैसे अच्छा काम है, ठीक है? यहाँ पर जितना मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से अच्छा काम है। थैंक्स फॉर गाइडिंग मी। ज़रूर, ज़रूर। डार्क को डार्क रखना, क्योंकि जब मतलब जितना आप काम करेंगे ना, जितना एक जगह के ऊपर आप स्मजिंग ऐसे करेंगे, वो जगह थोड़ा-सा हल्का हो जाएगा। तो लास्ट में आपको ये मेक श्योर करना है कि वो जगह डार्क उसका मतलब जितना शेड है वो बना रहे पूरा अच्छे से। हम क्या करेंगे यहाँ पर जितने जगह में शेड चाहिए 10B पेंसिल। देखिए, अगर आपका प्रेशर सेंसिटिवनेस अच्छा है, मतलब आप जो पेंसिल को बहुत ही अच्छे प्रेशर देके यूज़ कर सकते हैं, तब आपको बहुत ही कम पेंसिल नीड होता है। मैं तो सिर्फ़ 4B और 10B के साथ काम करता हूँ, है ना? जो भी डार्क जगह है, तो उसको मैं जो प्रेशर कम-ज़्यादा करके 10B के साथ ही बना देता हूँ, और जो हल्के जगह है, उसके लिए मैं 4B को कम-ज़्यादा प्रेशर देके यूज़ कर देता हूँ। तो 4B से मुझे थोड़ा-सा 6B भी मिल जाता है, थोड़ा-सा 2B भी मिल जाता है। तो अगर मैं थोड़ा कम प्रेशर देके यूज़ करूँ, और 10B से मुझे जो डार्क जो शेड्स है उनका सब मिल जाता है, मतलब 8B मतलब 6B, 8B, 10B, इन तीनों का मुझे सिर्फ़ एक ही पेंसिल से मिल जाता है, अगर मैं प्रेशर को थोड़ा अ, ठीक से कंट्रोल करके दूँ, ठीक है? जैसे कम प्रेशर दूँगा तो उसका डार्कनेस भी कम होगा। लेकिन शुरू में आपको क्या करना है कि डिफरेंट ग्रेड्स के पेंसिल यूज़ करना है। धीरे-धीरे उसमें आप जो ट्रांज़िशन करेंगे, मतलब जैसे-जैसे आपका स्किल यहाँ पर जो इंक्रीज़ करेगा, वैसे-वैसे आपको ऐसे टूल्स को कम कर लेना है। और कम हो भी जाएगा, है ना? आप जब थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो जाएँगे, तब आप खुद ही टूल्स कम करना, मतलब कम यूज़ करना चालू कर देंगे। अब इसमें इसके बाद जो टूल हम यूज़ करेंगे, दैट विल बी कॉटन। नॉर्मल जो कॉटन होता है, जो आपको कोई भी डॉक्टर शॉप में मिल जाएगा, उसको लेके जो पेंसिल को हम सिर्फ़ कॉटन से ब्लेंड करते हैं, पेंसिल और चारकोल पाउडर को। चारकोल पेंसिल को आपको ब्रश से ही ब्लेंड करना है, नहीं तो पूरा खराब हो जाएगा 1 सेकंड में काम। अच्छा, ब्लेंडिंग करने का मतलब क्या है? क्योंकि जब हम पेंसिल को यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ा-सा रफनेस रह जाता है। पेंसिल का जो रफनेस है, वो थोड़ा-सा रह जाता है, तो उसको स्मूदन आउट करने के लिए जो प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं, उसी को ब्लेंडिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जब हमने कॉटन यूज़ किया, कॉटन के ऊपर कुछ भी पहले से नहीं लगा था, कोई भी चारकोल नहीं लगा था, कोई भी चीज़ नहीं लगा था, सिर्फ़ कॉटन था। तो एक न्यूट्रल टूल, मतलब जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, उसको यूज़ करके जब हम कोई जगह को स्मूदन आउट करने के लिए कोई काम करते हैं, उसी को ब्लेंडिंग बोला जाता है। स्मूथ क्यों बनाते हैं हम? ताकि वो और ज़्यादा रियल लगे और ज़्यादा असली लगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी स्ट्रोक के निशान नहीं है। तो आपको अगर लाइफ लाइक काम बनाना है, तो उसके जैसा सोच आपको रखना पड़ेगा कि यहाँ पर नहीं है, तो मेरे काम में ना रखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अब कुछ छोटे-छोटे से काम, जैसे कि आँख का जो आईबॉल होता है, उसके साइड से ना हल्का-सा एक लाइन जैसा शेड होता है, ताकि वो और भी ज़्यादा असली लगे। क्योंकि आप अगर ज़ूम करेंगे, तो आप लोग क्लियर देख सकते हैं, इसके बाहर ना हल्का-हल्का एक शेड है। उसको और ज़्यादा रियल लगाता है, नहीं तो अगर पूरा ऐसे जो लगेगा ऊपर में कुछ लगा हुआ है, उसका हिस्सा नहीं लगेगा। ऑब्ज़र्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जितना आँख बनाएँगे, उतना आपको ऑब्ज़र्व होगा कि हाँ, ये सब चीज़ भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा। कितना चेंज आ गया इसमें देखिए, 1 सेकंड में कितना चेंज आ गया, कितना पहले कट-कट सा लग रहा था, मतलब इसका हिस्सा नहीं लग रहा था, लेकिन अब देखिए कितना इसका हिस्सा लग रहा है, जस्ट फॉर अ सिंपल थिंग।
एक सिंपल एक चेंज के लिए। अब हम आईलैशेस को बनाएँगे। टू मेक द आईलैशेस आपको एक डार्क पेंसिल यूज़ करना पड़ेगा। इस केस में मैं यहाँ पर 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। लैशेस का बनाने का तरीका क्या है? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रोक। आप कैसे उस स्ट्रोक को दे रहे हैं। अब स्ट्रोक को देने का जो नियम क्या है? देखिए नॉर्मल जो जो बिगिनर है वो कैसे स्ट्रोक देते हैं? विथ सेम प्रेशर, मतलब जहाँ से जैसे प्रेशर में शुरू करेंगे, खत्म भी उसी प्रेशर में करेंगे। तो उनका जो जो आईलैशेज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज लगता है, बहुत ही जो एवरेज क्वालिटी का लगता है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा काम करना है, यहाँ पर जब आप शुरू करेंगे प्रेशर ज़्यादा देना है, फिर आपको उसको कम कर लेना है, ऐसे। इसका आखिर वाला पोर्शन देखिए कितना नुकीला है, जहाँ पर प्रेशर कम होके पेंसिल उठ रहा है, वहाँ पर कितना नुकीला यहाँ पर आपको काम दिख रहा है। ये हो गया पहला पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको ऑब्ज़र्व बहुत ध्यान से करना है। जो जो नेचुरल जो आईलैशेज़ होते हैं, वो कभी भी सिंगल-सिंगल ऐसे नहीं होते, ठीक है? 2-3 आईलैशेज़ ऐसे मिलकर बनते हैं। आप यहाँ पर भी अगर नोटिस करेंगे, 1-2 तो निकले हुए हैं, लेकिन जो स्टेम है, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा है क्योंकि बहुत सारे जो लैशेज़ हैं, वो एक साथ मिलके ऐसे-ऐसे निकलते हैं वो। तो वो और ज़्यादा रियल लगते हैं। ओके? अब देखिए, इसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, तो अब खुद पता चल जाएगा कि दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो सबसे पहला जो है स्ट्रोक के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड आपको रेफरेंस ऑब्जर्वेशन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। बहुत ही ध्यान से, ताकि आपको पता चले कि स्ट्रोक तो मुझे पता हो गया, लेकिन उस स्ट्रोक को यूज़ करके मुझे इसके जैसा कैसे बनाना है, राइट? अब हम क्या करेंगे, वही जो डार्कर पेंसिल है 8B पेंसिल, उसको यूज़ करेंगे और देखेंगे कहाँ पर मुड़ गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सीधा-सीधा है, धीरे-धीरे जो साइड में आया है, वो हल्का-सा ऐसे साइडवेज़ चला गया है। पहले देखिए कितना इसका एंगल देखिए, यहाँ का एंगल देखिए, ठीक है? एक पेंसिल से मैं समझा देता हूँ, इसका एंगल देखिए, ऐसा एंगल है। आप अगर इसी एंगल को मेंटेन रखेंगे तो कैसा लगेगा? बहुत ही ऑड लगेगा। जब ऐसे आता है धीरे-धीरे, इसका जो हेयर का एंगल देखिए कितना धीरे-धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है? कितना ऐसे स्लैंटिंग पोज़ीशन में चला रहा है, एंगल कितना कम हो जा रहा है। आपको वो भी ध्यान रखना होता है। और जो लैशेज़ के जो साइज़ होंगे, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द आई। आई का जितना साइज़ है, उनके लैशेज़ के साइज़ भी उतने ही होंगे। आप अगर छोटे बनाएँगे तब भी ऑड लगेगा थोड़ा-सा। देखिए लैशेज़ से कितना फ़र्क आ रहा है काम में, है ना? कितना फ़र्क आ रहा है। छोटे-छोटे चीज़ जो है वो ऐड अप होना चालू हो जाता है, तो हर काम को आपको बहुत ध्यान से करना है। जब आप उसे आगे जो बढ़ेंगे तब वो धीरे-धीरे ऐड अप होना चालू हो जाएगा। हो गया है नियर टू, अभी खत्म ही होने वाला है। थोड़ा-सा और रुके रहिए, अभी मैं क्लास के बारे में बताता हूँ। शुरू में मैं इसलिए नहीं बताता क्लास के बारे में, क्योंकि मुझे देखना है कि इंटरेस्टेड पीपल कितने होते हैं, है ना? कितने लोग एक्चुअली सीखना चाहते हैं चीज़ों को। इसलिए मैं आखिर में जाके बोलता हूँ, ताकि लोग अपने आप फ़िल्टर हो जाएँ। आज मैंने जो भी आपको लर्निंग दी है ना, वो बहुत ही वैल्यूएबल लर्निंग्स है, बहुत ही वैल्यूएबल। जब आप काम करेंगे और इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, ख़ैर यहाँ पर रिकॉर्डिंग तो आपके पास ऑलवेज़ रह जाएगा।
लेकिन जब भी आप फ़ॉलो करेंगे इन चीज़ों को, आप देखेंगे बहुत अच्छा आपका जो आउटकम है वो निकल के आएगा। थोड़ा-सा यहाँ पे हाइलाइट्स के काम करने पड़ेंगे, जिसके लिए मैं एक मोनो इरेज़र यूज़ करूँगा। नाम से ही पता चल रहा है, इट्स अ स्मॉल इरेज़र। एक छोटा टिप है इसका, जिससे हम बहुत ही पर्टिकुलर स्पेसेस को मिटा सकते हैं, ताकि काम जो है वो और भी ज़्यादा डिटेल लगे। तो आप लोग यहाँ पर अभी बताइए कि इट्स सिंपल और नॉट, है ना? जो अगर आपके पास राइट टूल्स है, अगर मैं आप लोग को ये चीज़ 2-3 बार और समझा दूँ क्लास में, तो आप लोग बना पाएँगे कि नहीं, वो थोड़ा-सा मुझे चैट में बताइए। हो गया है, इतने तक ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं करते। अब यहाँ पर जो क्लास है उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि आगे की जो क्लास है, जो हमारे प्राइवेट क्लासेस है वो कैसे चलते हैं और उसमें क्या-क्या फॉर्मेट रहता है सब कुछ। ओके, जस्ट अ सेकंड। 100% ओके, ओके ठीक है। हेमलता जी, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग कर पाएँगे, कुछ भी यहाँ पर मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल लगता है, जब आप सीख जाएँगे ना तब उतना मुश्किल नहीं होता। ओके। तो अभी जो आपने किया, बहुत ध्यान से अभी लोग सुनेंगे, जो लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है और सीखना चाहते हैं मेरे से। अभी जो आपने किया इट्स अ डेमो क्लास। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमो क्लास? डेमो क्लास का मतलब है, जैसे आपने शायद मॉल में गए होंगे कभी-कभी, है ना? कुछ-कुछ शायद गुरुवार या फिर बुधवार में थोड़ा-सा कुछ चलता है कि कुछ फ्रूट्स हो गया, कुछ बेवरेज हो गए, कुछ ड्रिंक्स हो गया, उसका छोटा-छोटा ऐसे कप में दे के आप लोगों को देता है कि थोड़ा-सा चख के देखिए कैसा है। जो अगर आपको अच्छा लगता है, आप एक बॉटल बाय कर लेते हैं। तो तो सिमिलरली इस डेमो क्लास का मतलब है, आपने समझा कि यहाँ पर कैसे ड्राइंग सिखाया जाता है, सिखाने का तरीका कैसे है ना? मतलब आप टीचर से कोरिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ़ आप समझ नहीं रहे, आप पेपर पे कर पा रहे हैं कि नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। समझना तो देखिए वो तो ख़ैर मतलब समझना थोड़ा ईज़ी है, हाँ, ये कर लूँगा, लेकिन जब आप पेपर में करेंगे तब वो एक्चुअल चीज़ है। तो जो मैंने जो देखा पेपर में सभी लोग बहुत ही अच्छे से बनाए हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड थिंग। तो डेमो क्लास का यही जो है फॉर्मेट है कि आप लोगों को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर सके कि हमारा जो क्लासेस है वो कैसे चलते हैं। अब आगे जो हमारे प्राइवेट क्लासेस चलते हैं, प्राइवेट क्लासेस जो है उसके बारे में हम थोड़ा-सा जान लेते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या-क्या है। सबसे पहला जो बेनिफिट है, 3 दिन हफ्ते में क्लास होता है। 3 डेज़ अ वीक क्लास। कित कौन-कौन सा दिन होता है? ट्यूसडे, मंगलवार, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है? तो ट्यूसडे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को क्लास होता है। बट व्हाट इज़ द टाइमिंग ऑफ इट? इसका टाइमिंग जो है 8 पीएम, रात के 8 बजे से 9:30 पीएम तक। 8 पीएम से साढ़े 9 बजे, 8 बजे से साढ़े 9 बजे तक क्लास होता है। और क्या-क्या बेनिफिट है? हर लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डिंग मिलता है। हर एक क्लास लाइव होता है, मतलब आज जैसे क्लास हो रहा है, कोई भी प्री रिकॉर्डेड क्लास आपको नहीं दिया गया है, लाइव क्लास हो रहा है, वैसे ही वो क्लासेस भी लाइव क्लासेस होते हैं, जिसका पूरा रिकॉर्डिंग आप लोगों को हर क्लास का प्रोवाइड किया जाता है और जो सभी लिंक्स हैं, वो जितने दिन तक आपके पास रहेंगे, उतने दिन तक आप उनको एक्सेस कर पाएँगे, देख पाएँगे।
ठीक है? लाइफ टाइम के लिए जो रिकॉर्डेड है वो प्रोवाइड किया जाता है। चौथा क्या है यहाँ पर टोटल जो कोर्स का ड्यूरेशन है, टोटल जो टाइम है इसका, ये 3 मंथ्स है, 3 महीने का टोटल कोर्स है, ठीक है? 1 महीने का नहीं, क्योंकि 1 महीने में फ्रैंकली आप सीख नहीं पाएँगे। 2 महीने में थोड़ा-सा सीख पाएँगे, 3 महीने में जाके आप लोग पूरा चीज़ को अप्लाई करना सीखेंगे। तो 3 मंथ्स का हैंड होल्डिंग जो है वो मैं रखता हूँ। 5वां क्या है यहाँ पर, हर क्लास के बाद Q&A सेशन होता है, जिसमें आप अगर कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, खुद का कुछ काम काम कर रहे हैं, समझिए कोई एक दूसरे पोर्ट्रेट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पर क्लियर आउट कर सकते हैं। Q&A सेशन मतलब वैसे क्लास में तो हर वक़्त Q&A चलता ही रहता है, जो क्लास का टॉपिक है। Q&A सेशंस तो ये हो गया बेनिफिट्स, और हर महीने नए काइंड का पोर्ट्रेट सिखाया जाता है। जो लोग पहले जॉइन किए थे आई गेस तो उन लोगों को पता होगा, मैंने बता भी दिया था कि न्यू टाइप ऑफ पोर्ट्रेट्स एवरी मंथ। ठीक है, एवरी मंथ जो है न्यू टाइप ऑफ पोर्ट्रेट्स आप लोगों को सिखाया जाएगा। अब इन टोटल जो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इनका फीस कितना है? इट्स वेरी नॉमिनल फीस 3 महीने का टोटल, बहुत ध्यान से सुनिए, नॉट अ फी ऑफ सिंगल मंथ, एक-एक महीने का ये फी नहीं है। टोटल 3 महीने का फीस है 1999, टोटल 3 मंथ्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से। इट्स वेरी चीप, बहुत ही चीप है ना? आप अगर बहुत जगह पे देखेंगे बहुत हाई कॉस्ट में यहाँ पर सेल किया जाता है, लेकिन वी ट्राई टू एम द वॉल्यूम, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सिखा पाए। तो 1999 फॉर 3 मंथ्स टोटल, 3 महीने का टोटल जो फीस है इट्स 1999। अच्छा, और यहाँ पर अगर आप लोगों को जॉइन करना है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो ज्योति मैम का नंबर है उनको आप यहाँ पर कांटेक्ट करें एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि क्लासेस बहुत ही जल्दी शुरू होने वाले हैं एंड सीट्स आर ऑलरेडी फुल। मतलब हम 1 महीने में 20, हाँ, 20 सीट्स हम यहाँ पर लेते हैं, 20 सीट्स, जिसमें से 14, हाँ मैम, हाँ, 14 सीट्स आर फुल, ठीक है? 14 सीट्स फुल हो चुके हैं। बाकी जो सीट्स जो बचे 6 सीट्स जो बचे हैं, वो आप लोग यहाँ पर अगर चाहे तो बुक कर सकते हैं, नहीं तो वो बुक हो जाते हैं, और मैं इतने इससे ज़्यादा स्टूडेंट मैं लेता भी नहीं, क्योंकि अगर मैं ठीक से सिखा भी ना पाऊँ तो मैं कैसे करूँगा? तो इसलिए आपको क्या करना है, ज्योति मैम के साथ यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है। मैं उनका नंबर अभी दे देता हूँ। उनका नंबर मैं जस्ट अ सेकंड अभी दे देता हूँ मैं। उम, हाँ, ज्योति मैम का जो नंबर है 9630609650, 9630609650। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, इस नंबर पर आपको कॉल कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप कॉल या मैसेज करके यहाँ पर अपना सीट जो है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है? ज्योति मैम का नंबर है ये, आपको मतलब यहाँ पर एडमिन पैनल पे भी मिल जाएगा आपको नंबर। आप देखेंगे एक जन के डीपी पे थोड़ा-सा IAF करके एक अर्थ का लोगो बना है, तो उनका नंबर है 9630609650। मैं फिर से क्लासेस का डिटेल बता देता हूँ। 3 डेज़ अ वीक क्लास होता है, जो मंगलवार, गुरुवार एंड शनिवार। टाइम जो है 8 बजे से साढ़े 9 बजे तक क्लास होता है। लाइव रिकॉर्डिंग, हर क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोगों को लाइव टाइम तक जो आपके पास रहेंगे, जब तक आपके पास लिंक रहेगा। टोटल ड्यूरेशन जो है 3 महीना है। हर का जो क्लास में Q&A सेशंस चलता है। न्यू टाइप ऑफ पोर्ट्रेट्स एवरी मंथ, हर महीने एक नया टाइप का पोर्ट्रेट, जैसे हम एक पोर्ट्रेट के ऊपर पूरा महीने काम करते हैं, छोटा-छोटा करके यहाँ पर बनाते हैं। जैसे इस महीने हम जिस पोर्ट्रेट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? ये जो पोर्ट्रेट है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी गुड, है ना? देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं, वो धीरे-धीरे ये सब अडॉप्ट करते हैं और बहुत ही अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं। तो इस महीने हम जो मतलब ऐसे एक पोर्ट्रेट कर रहे हैं, नेक्स्ट महीने हम थोड़ा-सा मतलब ईज़ी नहीं, थोड़ा-सा स्मूथ फेस वाला एक पोर्ट्रेट हम चूज़ करेंगे। तो ऐसे करके थोड़ा फेर-बदल करके हम पोर्ट्रेट्स को बनाते हैं।
ठीक है, तो ये जो है पूरा इसका जो फीस इसका है 1999 फॉर 3 मंथ्स। 20 सीट्स है जिसमें से 14 सीट्स फुल हो चुके हैं, 6 या 7 सीट्स बाकी है शायद। और आप अगर बुक करना चाहते हैं तो ज्योति ज्योति मैम को कांटेक्ट करिए और उनसे आप सीट बुक कर सकते हैं। क्लास के बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन है आप लोग अभी पूछ सकते हैं। क्लास के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, कैसा लगा क्लास आज का आप लोगों को? मुझे थोड़ा सा ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए, है ना? मतलब एज अ स्टूडेंट, अच्छा सभी का काम एक बार दिखा दीजिए। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मैंने देखा ही नहीं सभी का काम। तो सभी का काम एक बार दिखा दीजिए, उसके बाद मैं सभी से थोड़ा सा रिव्यू लूंगा, मतलब ऑनेस्ट रिव्यू। सर फीस इंस्टॉलमेंट टूल्स कहाँ मिलेगा? टूल्स का मैं टोटल यहाँ पर लिंक दे दूंगा जहाँ से आपको बाई करना है। फीस इंस्टॉलमेंट पे नहीं होता, वो आपको वन टाइम पे करना है। ओके, विकास जी अच्छा है, गुड वर्क, शेडिंग थोड़ा सा करेंगे और अच्छा लगेगा। ओके, अक्षोभ्या जी अच्छा काम है। अक्षोभ्या राइट, हाँ अक्षोभ्या, ओके। तो आपका अच्छा काम है और शेडिंग थोड़ा सा होगा तो और अच्छा लगेगा, सिर्फ ब्लैक जगह ही ज़्यादा विजिबल है, थोड़ा सा शेडिंग करिए और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मंगल जी बहुत अच्छा काम है, पेन से आपने बहुत अच्छा किया है, शेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपने बहुत ही अच्छे से पकड़ के काम किया है, बहुत ही अच्छा काम लग रहा है, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स अपना काम थोड़ा सा दिखाएंगे। ओके, हेमलता जी बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड वर्क, शेडिंग बहुत मतलब उस पेंसिल के साथ आपने जो काम किया, आपके पास अगर राइट टूल्स होंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, वेरी गुड वर्क। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो आप थोड़ा सा दिखा देंगे, बहुत ही अच्छा काम है बाकी स्टूडेंट्स का। ओके, विकास जी वो थोड़ा सा शेड होगा तो और भी अच्छा लगेगा, बाकी जितना आपने बनाया है इट्स लुकिंग गुड, शेप जो स्ट्रक्चर वाइज इट्स लुकिंग गुड। ओके, तो मुझे थोड़ा सा ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए सभी लोग कि कैसा काम हुआ है ना? मतलब कैसा आप लोग को लगा क्लास? ओके, प्रिया जी बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम है, वेरी वेरी गुड वर्क। नाइस क्लास, थैंक यू मैम, थैंक यू। जो भी आपका ऑनेस्ट रिव्यू शुरू से मतलब अभी तक जो आप लोग हैं, है ना? मतलब शुरू से अभी तक है, आप लोगों ने किया है, तो ज़रूर अपना थोड़ा-सा यहाँ पर जो ऑनेस्ट रिव्यू है, वो थोड़ा-सा देंगे ताकि मुझे भी पता चले अगर कुछ फॉल्ट्स है तो मैं उसे ठीक कर पाऊँ, है ना? फॉल्ट्स मतलब क्या होता है ना, कभी-कभी शायद फ्लो में जल्दी बोल देता हूँ, तो वो भी होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैं बहुत दिन तक क्लास ले चुका हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो क्वेश्चन्स हैं, वो आपके मन से मैं बोल सकूँ कि आपके मन में इस जगह पर जब मैं कर रहा हूँ, तब क्या क्वेश्चन्स चल सकते हैं आपके मन में। तो वो मैं पहले से सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ, है ना? क्योंकि मुझे जो करीब ये 2 साल हो गया, 2 साल से ज़्यादा हो गया करते हुए, तो मुझे थोड़ा-सा यहाँ पर सर बहुत अच्छा लगा क्लास। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। ओके देन